हेलो हेलो। तो मैं सेल पढ़ रहा था। मेरा जो चैप्टर चल रहा था सेल का। सेल तो सेल में जो लेड एसिड सेल होती है, तो लेड एसिड सेल की विशेषताएं सहित बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा चुका हूं। अब जो मेरा चलने वाला है तो लेड एसिड सेल के दोष क्या होते हैं, तो उन दोष के बारे में अब हम देखेंगे। हाँ, इससे पहले जो वीडियो में मैं बताया था लेड एसिड सेल की विशेषताएं में, उसका जो वोल्टेज हम मेजर करने की, जो एक विद्युत अपघट्ट मेजर करने की क्या बताए थे हम यहाँ पास बताया था मैं, विद्युत अपघट्ट मेजर करने की हाइड्रोमीटर विधि। उस विधि में जो मैंने यूज किया था एक हाइड्रोमीटर यंत्र, तो यहाँ पास फ्लोटिंग ट्यूब जो लगाया था मैंने, फ्लोटिंग तैरता हुआ, तो इसमें मैं यहाँ पास बताया था ये रेड कलर का होता है और ये वाला होता है पीला कलर का, येलो कलर का, और यहाँ पास बताया था हरा कलर का। इसमें बताया था तो छोटी सी गलती हो गई थी कि जो रेड वाला है तो वो ऊपर होना चाहिए और जो हरा वाला है वो नीचे होना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर दिया था, नीचे कर दिया था। तो इसको आपको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। जो रेड वाला है वो कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो इस रेड वाले को हम ऊपर लिखेंगे और जो हरा वाला था उसको हम नीचे लिखेंगे। तो हरा, ये थोड़ा लिखने में मिसमैच हो गया था, तो इतनी छोटी सी गलती हो गई, तो उसको आप देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं तो लेड एसिड सेल की डिफेक्ट जो होती है, दोष जो होता है, उसको हम देखेंगे। लेड एसिड सेल का दोष, तो हेडिंग रहेगा लेड एसिड सेल का दोष। दोष बोलें तो डिफेक्ट। जो पहला दोष होता है लेड एसिड सेल का, जो पहला दोष होता है वो होता है सेंडिमेंटेशन। इसी को हम बोलते हैं, सेंडिमेंटेशन को बोलते हैं पार्टियल शॉर्ट। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेंडिमेंटेशन, या पार्टियल को लघु पथन। ठीक है, तो ये सेंडिमेंटेशन जो होता है, लघु पथन होता है। लघु पथन होता क्या है, तो मैं लेड एसिड सेल पढ़ा, उसमें क्या थे, दो इलेक्ट्रोड थे जो एंटीमोनियल के बनाया था, और इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया था, लेड पेरोक्साइड और स्पंजी से क्या किया था, इसको लेपन किया था। तो जो एनोड था इसको लेड पेरोक्साइड से, और जो कैथोड था इसको हम स्पंजी से क्या किए थे, इसके ऊपर एक लेपन चढ़ा दिए थे, कोटिंग कर दिए थे। तो जो हमारा सेंडिमेंटेशन दोष है वो क्या होता है कि जब हम यहाँ पास क्या किए हैं, परत हमने चढ़ा दिया, लेड पेरोक्साइड का हमने परत चढ़ा दिया, और इसमें हम क्या किए थे, स्पंजी का परत चढ़ा दिए थे। अब जब हम धारा को तीव्र गति से क्या करते हैं, आवेशित तथा निरावेशित करते हैं इस सेल में, तो ये जो लेड पेरोक्साइड के कण होते हैं वो क्या होते हैं, कण के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। जो एफ के परत होती है वो कण के रूप में क्या होती है, नीचे गिरने लगती है। इसी प्रकार स्पंजी में जो स्पंजी की परत है वो भी तीव्र गति से धारा चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो नीचे गिरने लगती है, इसकी जो परत होती है तो कण के रूप में। तो क्या होगा, यह एक लेड पेरोक्साइड और स्पंजी क्या है, चालक है, तो नीचे गिर के क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट करना चालू कर देगा और सेल को ख़राब कर देगा। तो यह दोष इसमें पाया जाता है। तो फिर इस दोष का हम निवारण कैसे करेंगे, तो इस दोष को निवारण करने के लिए क्या करते हैं, इसमें विद्युत अपघट्ट होता है जिसमें हम क्या भरे होते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक भरे होते हैं, H2SO4। तो इसमें हम क्या करते हैं, आशुद्ध जल को डालते हैं। इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, आशुद्ध जल को हम डालते हैं। आशुद्ध जल डालने से क्या होता है, इसका दोष ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला जो दोष हो गया मेरा, तो इस प्रकार से होता है। अब जो दूसरा हम दोष देखने वाले हैं, तो जो दूसरा दोष होता है इसमें, तो दूसरा दोष ये है सल्फेशन का आपने नाम सुना होगा। इसको हम बोले तो दृढ़ मतलब कठोर, सल्फेशन को क्या बोलेंगे, गंधकत्व, दृढ़ गंधकत्व। इसको बोले तो हार्ड
सल्फेशन, हार्ड सल्फेशन बोलेंगे। तो हार्ड सल्फेशन क्या होता है, तो इसमें हमने किसका अम्ल यूज किया है, लेड एसिड सेल, सॉरी H2SO4 हमने यूज़ किया है इसमें विद्युत अपघट्ट के रूप में। तो जो H2SO4 के कण होते हैं, इसमें पूरा किसका है, H2SO4 है। तो H2SO4 के जो कण होते हैं तो ये क्या होते हैं, इस प्लेट पर जम जाते हैं। अब जम कैसे जाते हैं, तो यह दोष होता कब है, जब हम बैटरी को, लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक बिना चार्ज किए हम रख देते हैं, इमरजेंसी के लिए रख देते हैं, बिना चार्ज किए डिस्चार्ज की कंडीशन में रख देते हैं, तो वह जो यहाँ पास सल्फ्यूरिक अम्ल का जो कण होते हैं क्रिस्टल के रूप में, वो आके प्लेट पर चिपक जाते हैं। ये पहली कंडीशन होती है जब हम इसको बिना चार्ज किए रख देते हैं। दूसरी कंडीशन तब होती है कि जब हम कोई बैटरी, इस बैटरी को क्या कर रहे हैं, हमने यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं कंटिन्यू। अब यूज कर रहे हैं, हमको टाइम नहीं है कि इसको हम 100% चार्ज करके रखें, 98 से 99% इसकी क्या होनी चाहिए, चार्जिंग होनी चाहिए। अब हम डेली के डेली आजकल के और दौर में क्या करते हैं, थोड़ा सा चार्ज किए, काम चल रहा है मेरा, मैं फिर से लेके भाग गया गाड़ी, थोड़ा सा चार्ज किया फिर से लेके भाग गया गाड़ी। उसको हम 100% चार्ज करने की हमको फुर्सत ही नहीं है, तो हम 60-70% चार्ज कर लेते हैं और लेके भाग जाते हैं। तो आधी अधूरी चार्ज करके जब हम रखते हैं बैटरी को, काम में लेते रहते हैं, तब यह दोष हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको लेड एसिड बैटरी को पूर्ण चार्ज करना चाहिए। 100% नहीं कर सकते हैं तो आप 98 से 99% चार्ज करके आपको रखना चाहिए, तो यह दोष नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं करते तो आप आधी अधूरी चार्ज करते हैं तो क्या होगा, इसमें जो सल्फ़र के कण हैं वो क्रिस्टल के रूप में आके प्लेट पर चिपक जाएगा, और क्रिस्टल के रूप में जब चिपक जाएगा तो वो क्या करेगा, एक परत का निर्माण कर लेगा, और यह परत कैसी होगी, एक अचालक की तरह कार्य करेगी, और इसमें रासायनिक क्रिया से रासायनिक अभिक्रिया में विलय नहीं होगी, मतलब आयनीकृत नहीं करेगी, और आयनीकृत नहीं करेगी विद्युत अपघट्ट में, तो सेल हमारा काम करना बंद कर देगा, जिससे कि यह प्लेट खराब हो चुकी होगी, तो सेल हमारा काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा। तो फिर हम इस दोष से कैसे हम छुटकारा पाएँ, इस दोष का हमारा इलाज क्या है। तो ऐसी कंडीशन यदि होती है कि आपके इस प्लेट में क्या हुआ है, छोटे छोटे क्रिस्टल के कण जम गए हैं, तो इसके लिए मैंने एक चार्जिंग विधि बताया था पिछली वीडियो में, कि उसमें जो ट्रिकल चार्जिंग विधि होती है, उसके एम्पियर आवर क्षमता का कितना 2% हम धारा देते हैं, और कितना 5 से 6 सप्ताह तक हम देते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, क्रिस्टल के कण जो जमे होते हैं वो धीरे धीरे विद्युत अपघट्ट में विलय हो जाते हैं, और बैटरी हमारी सही हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। उसी विधि को कहते हैं ट्रिकल विधि या फ्रेशिंग विधि। तो ये चीज़ मैंने बता रखा था। तो ये दोष होता है, दृढ़ गंधकत्व दोष होता है, और इसका यह ट्रिकल विधि उपाय होती है। ठीक है। अब जो इसमें तीसरी दोष होती है, 2 दोष मैंने बताया, और जो तीसरा इसका डिफेक्ट है, दोष है, वो होता है आपका बकलिंग। बकलिंग कहें तो यंकुचन, बकलिंग को हिंदी में बोलते हैं यंकुचन। आपको हिंदी पर बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि हिंदी नाम ऐसे होते हैं जहां आपको पता नहीं होता है, और नाम आ जाता है तो आप फिर घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन बुक ऑफ सिलेबस से बाहर था। तो मतलब नाम उसको पता होना चाहिए, वो रहता बुक से ही है, लेकिन उसका नाम आपको जानना ज़रूरी होता है। तो इसको बकलिंग को यंकुचन कहते हैं। अब ये होता क्या है, बकलिंग होता क्या है, तो बकलिंग होगा तब जब यह हमारा सल्फेशन दोष हो जाएगा बैटरी में, तो उसके बाद ही होगा बकलिंग। तो बकलिंग में क्या होता है कि जो क्रिस्टल के कण यहाँ पास जम चुके हैं, क्रिस्टल के कण जम चुके हैं, तो धारा हमारी क्या अच्छे से प्रवाहित होगी, पूरे चालक प्लेट में प्रवाहित होगी, नहीं होगी। तो एक समान धारा प्रवाहित नहीं होती है। जहाँ पास क्रिस्टल के कण नहीं जमे हैं वहाँ अच्छी प्रवाहित होगी, जहाँ जम गए हैं वो अचालक है, वहाँ अच्छे से प्रवाहित नहीं होगी। तो फिर होगा क्या, तो जब हम तीव्र गति से क्या करते हैं, इस बैटरी को चार्ज करते हैं, तो जो इसकी प्लेट है तो सीधी है, तो प्लेट जो सीधी है तो जहाँ पास धारा का प्रवाहित नहीं होगा, तो वहाँ पास क्या हो जाएगा, ये प्लेट बकल जाएगी, ऐंठ जाएगी, मुड़ जाएगी। तो इसी प्रभाव को कहते हैं बकलिंग प्रभाव, बकलिंग दोष, इसी दोष को कहते हैं बकलिंग दोष। क्या होता है कि जो इसके क्रिस्टल के कण है वहाँ पास अच्छी से धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि वो अचालक बन चुका है, और जब इसमें से
तीव्र गति से धारा का आवेशन और निरावेशन, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करते हैं तो प्लेटें क्या होती है, मुड़ जाती है, ऐंठ जाती है, बकल जाती है। इसी दोष को कहते हैं बकलिंग दोष या अंकुशन दोष। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस दोष का छुटकारा पाने के लिए क्या है, एक ही उपाय है कि बैटरी को हम कैसे यूज करेंगे, तीव्र गति से धारा का आदान प्रदान नहीं करेंगे, उसमें आवेशन निरावेशन नहीं करेंगे। इसका एक ही उपाय है जो, और इसमें एक आपको नई चीज़ सीखने की है कि ये शब्द आ गया यदि आपको पिकलिंग, पिकलिंग मेन इसके दोष दो तीन ही थे, इसमें एक पिकलिंग शब्द आ गया, तो इससे आप क्या समझेंगे। तो पिकलिंग का मतलब ये है कि बैटरी के बाहरी भाग में यदि कचरा वगैरह लग गया, डस्ट धूल लग गया, तो यदि इस डस्ट धूल को हम एसिड से क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, तो इस साफ़ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पिकलिंग कहते हैं। फिर से बताते हैं, यदि बैटरी के आउटर साइड में बाहरी भाग में क्या लग गया है, डस्ट धूल कचरा कुछ भी लग गया है, यदि इस डस्ट धूल कचरे को हम क्या करते हैं, एसिड से साफ़ करते हैं, तो इस साफ़ करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पिकलिंग कहलाती है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, निकिल आयरन सेल, निकिल आयरन सेल या इसी को हम एडिशन सेल बोलते हैं। इतना हो गया, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी आप तो देख ही रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं निकिल आयरन सेल या एडिशन सेल, उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। क्योंकि जो द्वितीयक सेल होते हैं, द्वितीयक सेल के ही अंतर्गत आता है, मैं लिखा चुका हूँ, द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है निकिल आयरन सेल जो होता है, तो द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। अब रहेगा हमारा निकिल आयरन सेल, निकिल आयरन सेल, निकिल आयरन सेल। निकिल आयरन सेल कैसा होता है, हम पात्र लेंगे, पात्र को हिंदी में बोलेंगे क्या, धारक, जिसमें पूरा चीज़ धर देते हैं, रख देते हैं, वो धारक होता है। ये पात्र हो गया, इस पात्र के अंदर क्या होगी, हमारी दो प्लेटें होगी, प्लेटें का एक होगी, एंटीमोनियल होगी। अब इसमें क्या करते हैं हम, निकिल की क्या करते हैं, निकिल की कोटिंग कर देते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, निकिल हो जाती है। एनोड को निकिल से करेंगे और कैथोड को किससे करेंगे, आयरन से करेंगे। ये हो गई हमारी कैथोड, एनोड हो गई, एनोड वाली पॉजिटिव होती है, कैथोड वाली नेगेटिव होती है। अब हम इस प्लेट के ऊपर क्या करेंगे, निकिल ऑक्साइड की कोटिंग करेंगे, किसकी करेंगे, निकिल N2O3, निकिल ऑक्साइड की, निकिल ऑक्साइड, निकिल ऑक्साइड की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। तो फिर हम कैथोड को किस धातु से करेंगे कोटिंग, कैथोड को हम करेंगे आयरन से, आयरन कहे तो लोहा से, लोह को कहें तो Fe क्या है, लोहा का लैटिन नाम होता है जो फेरस होता है, लोहा का जो लैटिन नाम होता है वो फेरस होता है। Fe यहाँ से हम उठा के लाते हैं कैपिटल F और ई, तो Fe को हम क्या करते हैं, Fe नाम दे देते हैं लोहा का संकेत, Fe फेरस जो है लैटिन नाम होता है लोहा का, तो Fe का हम क्या करते हैं, इसमें कोटिंग कर देते हैं। और इसमें जो विद्युत अपघट्ट हम रखते हैं वो क्या, कौन सा होता है विद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोलाइट जो हम इसमें डालते हैं वो होता है हमारा KOH, कौन सा होता है, KOH, KOH कहें तो पोटेशियम तनु पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, तनु पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड या बोले तो डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, इसका फार्मूला KOH हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हम लेड एसिड बैटरी में देखे थे, तो इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो लेड एसिड में विशिष्ट गुरुत्व जो होता है, तो डिस्चार्ज की कंडीशन में क्या होता था, उसका
कम हो जाता था, विशिष्ट गुरुत्व कम हो जाता था, लेकिन इस बाल्टी में ऐसा नहीं होता है। इस बाल्टी में चार्ज हो या डिस्चार्ज हो, इसके विशिष्ट गुरुत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह अपरिवर्तित होता है। तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये जब अपरिवर्तित रहेगा तो ये फिर डिस्चार्ज होगा तो कम ही होगा ही नहीं, तो फिर ये डिस्चार्ज ही क्यों होगी? तो फिर ये डिस्चार्ज ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके विद्युत अपघट्ट में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो ये डिस्चार्ज ही नहीं होगी कभी ये। तो ऐसा नहीं होता। इसमें दो अगली दूसरी प्रोसेस होती है, अभी इसको हम समझाने वाले हैं। तो इसमें जो होता है आपका पॉजिटिव जो प्लेट होता है वो बना होता है N, ब्लैक वाले पेन से लिखते हैं, Ni2O3, और यहाँ पास जो होता है तो F ही होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो इसमें होता क्या है, तो यह जब डिस्चार्ज होगी और चार्ज होगी तो इसमें क्या प्रभाव होंगे, ये कैसे पता चलेगा कि ये चार्ज हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है? क्योंकि इसके विद्युत अपघट्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो फिर इसमें और क्या चीज़ है, प्लेट है। तो प्लेट में कोई परिवर्तन होगा, ये तो तय है कि प्लेट से ही प्लेट में परिवर्तन के कारण हमको पता चलेगा। तो हम समीकरण के सहायता से हम समझेंगे कि प्लेट में कैसे परिवर्तन होता है। समीकरण की सहायता से आपको बस देखना है और इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है, इसको आप बस देखते जाइए। KOH प्लस हम ले लिए किसका, कैथोड का, Fe। एक बार हम क्या करेंगे, प्लेट को जब चार्ज करेंगे और एक बार डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज, और एक बार क्या करेंगे, हम चार्ज करेंगे। अब इसमें क्या होता है, बैलेंसिंग के लिए हम सीधा सा लिख लेते हैं +2 KOH और FeO, ठीक है। इससे हमारा यह पता चला कि जब बैटरी को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि जब बैटरी को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो इसका जो एक ऑक्सीजन होता है तो वो क्या होता है, इसके ऑक्सीजन इसके साथ फेरस के साथ मिल जाता है। तो यह जब डिस्चार्ज होगी बैटरी तो क्या होगा, इसका जो ऑक्सीजन है तो इस एक ऑक्सीजन इसको दे देगी, फेरस को दे देगी, और जब यह चार्ज होगी तो जो फेरस को दी है ऑक्सीजन वो क्या करेगी, निकिल को लौटा देगी। इसमें यह प्रोसेस होती है। अब इसको देखते हैं, समझते हैं कैसे। अभी हमारी जो कैसी कंडीशन है हमारी बैटरी की हमारी क्या कंडीशन है कि हम इसको सिंपली रखे हैं। तो इसमें क्या है, जो इसका पॉजिटिव के पास है वो Ni2O3 है, तो यहाँ पास हम देख रहे हैं Ni2O3 है, ठीक है। अब हम बैटरी को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। ये डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज करेंगे तो यहाँ पास होगा पॉजिटिव होगा और यहाँ पास होगा नेगेटिव प्लेट होगी। ये प्लेटें हैं और ये भी प्लेटें हैं, ये पॉजिटिव प्लेट होगी और ये क्या होगी, नेगेटिव प्लेट होगी। अब जब हम इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव प्लेट को डिस्चार्ज करते हैं तो इसका एक ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, फेरस के पास। देखते हैं कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है। तो जैसे ही मैंने डिस्चार्ज किया, यहाँ पास क्या किया, डिस्चार्ज किया तो प्लेट जो धनात्मक है तो धनात्मक के पास ऑक्सीजन देखते हैं कितना बचा। धनात्मक के पास हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पास से 2 बचा। मतलब जब इसको हम डिस्चार्ज किए तो इसका एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया, फेरस के पास चला गया। इसका एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया, डिस्चार्ज किए तो फेरस के पास चला गया। कहाँ गया देखते हैं, नेगेटिव के पास आया। चलो नेगेटिव के पास ढूंढते हैं। तो ये हो गया मेरा फेरस, सामान्य कंडीशन में है। अब डिस्चार्ज किया तो फेरस के पास होना चाहिए, तो मैंने जब डिस्चार्ज किया तो इसको हम यहाँ से ले चलते हैं और फेरस का जहाँ नेगेटिव प्लेट है यहाँ पास देखते हैं ऑक्सीजन आया, कहीं छुपा तो नहीं है। तो यहाँ पास देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, और जैसे ही डिस्चार्ज किया तो ये ऑक्सीजन क्या है, छुपा है। तो कहें तो जो डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होता है कि इसका ऑक्सीजन जो है तो इसके पास चला आता है, तो नेगेटिव के पास ऑक्सीजन चलाया। अब चार्ज करते हैं तो क्या होता है, चार्ज करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन लिया है, इससे कर्जा लिया है, उधारे लिया है, जो भी लिया है, तो इसको क्या करेगा, लौटा देगा। तो देखते हैं लौटाता है। यदि हम पॉजिटिव के पास देखते हैं तो एक ऑक्सीजन है,
पॉजिटिव के पास देखते हैं तो एक ऑक्सीजन है। अब इसको क्या करेंगे, हम चार्ज करेंगे। तो चार्ज करेंगे तो ये ऑक्सीजन कहाँ चले जाएगा, इसके पास चले जाएगा। तो यहाँ पास कितना ऑक्सीजन है, 2 है। तो एक ऑक्सीजन जब लौटा देगा इधर तो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। पॉजिटिव के पास देखते हैं 3 है, ये मैंने चार्ज किया। अब देखते हैं कि 3 है इसके पॉजिटिव के पास, अरे ये तो 3 है, तो ये क्या किया, लौटा दिया। उसी प्रकार से नेगेटिव को हम देख लेते हैं। नेगेटिव के पास एक ऑक्सीजन आ गया है, ये नेगेटिव के पास एक ऑक्सीजन आ गया, तो ये नेगेटिव के पास यहाँ कितना है, एक ऑक्सीजन है। चूँकि इससे लिया था तो इसके पास एक ऑक्सीजन आ गया है। अब इसको जब लौटा देगा तो इसके पास एक भी नहीं बचेगा। तो देखते हैं जब चार्जिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, लौटा देगा। इसको हम देखते हैं, इधर साइड देखते हैं, चार्ज करने के बाद लौटाता है। चार्जिंग किया मैंने, लौटा दिया, हाँ ये तो लौटा दिया। इसके पास एक भी है ही नहीं, तो ये क्या किया, लौटा दिया। तो इसमें रिएक्शन से समझने का प्रोसेस ये था, सिंपल सी छोटी सी समझनी थी कि ऑक्सीजन जब होता है तो प्लेट में जो उत्पन्न ऑक्सीजन है तो वो क्या करेगा, इसको दे देगा, कब, डिस्चार्ज की कंडीशन में। और जब चार्ज करेंगे तो जो हमारा कैथोड है तो इसको दे देगा चार्ज की कंडीशन में। तो एक दूसरे को ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, ना कि इसके इलेक्ट्रोलाइट में कोई प्रभाव पड़ता है, परिवर्तन होता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं कि इस निकेल आयरन सेल जो होती है तो लेड एसिड सेल की तुलना में कैसे व्यवहार करती है, क्या इसमें फ़ायदा होता है और क्या इसमें लॉसेस होते हैं लेड एसिड सेल की अपेक्षाकृत। चूँकि वो एक सेल अच्छी सेल है तो इस दोनों की सेल की कंपैरिजन करते हैं। जो ये सेल होती है तो इस सेल की जो ईएमएफ होती है वो कितना होती है, तो आपकी 1.2 वोल्ट होती है। कितनी होती है, 1.2 वोल्ट होती है। जबकि लेड एसिड सेल की कितनी होती थी, मैं लिखा था 2.2 वोल्ट ईएमएफ लिखा था, और टर्मिनल वोल्टेज तो मैं लिखा था 2.1 वोल्ट। लेकिन ईएमएफ हम देखें, कंपैरिजन करें तो इसकी ईएमएफ कितनी है, ये तो 1 वोल्ट डायरेक्ट ही कम हो गई, 1 वोल्ट डायरेक्ट ही कम हो गई। ठीक है, तो यदि हम लेड एसिड सेल के पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या उसके अपेक्षाकृत इसमें अच्छी चीज़ है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छाइयाँ हैं। अच्छाइयों को पहले हम करते हैं तुलना, मतलब क्या फ़ायदे की चीज़ है, और फिर उसको दोष को निकाल देते हैं, देखेंगे क्या ख़राब चीज़ है। लेड एसिड सेल की तुलना में इसमें क्या है, यदि लेड एसिड सेल को तीव्र गति से हम क्या करते थे, चार्ज करते थे, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 40 सेल्सियस से अधिक होने पर उसमें खराबी हो सकती थी। लेकिन इसमें 40 सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर हो या जितना भी हो, अधिक भी नहीं, मतलब उसके अपेक्षाकृत इसमें टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चूँकि इसके विद्युत अपघट्ट में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, उसका विद्युत अपघट्ट गर्म हो जाता था, और वह क्या करती थी, ज़्यादा गैस उत्पन्न करने लगती थी बाहर की ओर। तो इसके जो चार्ज करने की दर है वो क्या कर सकते हैं, हम तीव्र गति से कर सकते थे। उसमें तीव्र गति से चार्ज यदि हम करते तो क्या हो जाता था, बकलिंग वगैरह प्रभाव हो जाते थे, और इसमें सेंडिमेशन वगैरह प्रभाव हो जाते थे। लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसका एक क्वालिटी हो गई, अच्छाई हो गई। दूसरी चीज़, जो लेड एसिड सेल थी वो क्या थी, वजनी थी। ये वाली जो सेल है तो हल्की है। अब इसमें विद्युत अपघट्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसमें कोई बार बार डिजिटल बाटल डालने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं रही है, उसमें पड़ती थी। तो इसमें जो इस सेल की जो लाइफ होगी वो थोड़ा लॉन्ग लाइफ होगी, उस सेल की अपेक्षाकृत क्या होगी, लॉन्ग होगी। ये भी हमारा एक फ़ायदा है। और उस सेल में देखते थे तो वो भारी भरकस थी, वजनी थी। लेकिन ये सेल क्या है, सस्ती है, ये सेल क्या है, हल्की है, उससे क्या है, आधी है वजन है इसका। तो ये चीज़ें हमको क्या है, उसकी अपेक्षाकृत इसमें क्या है, फ़ायदा है। इसका हम उपयोग जो करते हैं ना तो पनडुब्बियों में करते हैं। जो हमारा नेवी वाले होते हैं, नेवी के जो होते हैं सैनिक, तो वो क्या करते हैं, पनडुब्बी में इसका यूज करते हैं। अब इसकी हम क्वालिटी देख लिए। अब लेड एसिड सेल से हम तुलना करके इसके क्या थोड़ा दोष देख लेते हैं कि क्या इसमें दोष होता है। तो जो लेड एसिड की सबसे बड़ी खासियत थी कि उसकी वोल्टेज क्या थी, उसकी वोल्टेज 2.2 वोल्ट थी, वो अधिक वोल्टेज थी, तो वो हमारे लिए क्या था, फ़ायदा था। तो इसमें क्या है, कम वोल्टेज है, तो ये हमारे लिए दोष है। और इसमें क्या है, इस सेल की, इस बैटरी की जो कीमत है वो थोड़ा क्या है, हाई है, कॉस्टली है, ये थोड़ा महंगी आती है। तो यह भी इसकी क्या है, दोष है।
ठीक है, तो ये सारे इसमें दोष हैं। और जो एक इसका हम तारीफ करना भूल गए कि ये जो बैटरी होती है ना, तो ये इसका यांत्रिक जो होता है, मैकेनिकल, और इसकी जो विद्युतिक मतलब इलेक्ट्रिकल जो मजबूती है तो ज़्यादा होती है इस वाले सेल की, क्योंकि इसमें बकलिंग वगैरह नहीं आती। तीव्र गति से चार्ज भी करेंगे ना तो अंदर डैमेज वगैरह नहीं होगी, वो तो डैमेज हो जाती थी। और इसकी एक खराबी है, यह दोष है कि इसकी जब EMF कम है तो इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसी वजह से तो इसकी EMF कम है। और कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। कितना मैं बताया था, उसका रेजिस्टेंस बताया था 0.01 ओम के आसपास बताया था, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसमें एक और ख़राबी है कि जो इसकी वाट आवर और एम्पियर आवर दक्षता है, तो उस वाले सेल की हम कंपैरिजन करें तो लेड AC सेल में कितना था एम्पियर आवर, लेड AC सेल में एम्पियर आवर 90 से 95 था। और वाट आवर कितना था, वाट आवर आपका 72 से 80 था। लेकिन इस सेल की बताएं तो इस सेल की जो एम्पियर आवर है वो कितनी होगी, आपकी एम्पियर आवर जो है तो वो होगी 80%। कितनी होगी, 80%। और जो वाट आवर है तो आपकी होगी, वाट आवर आपकी होगी 65%। तो यह इसकी क्या है, थोड़ा खराबी है उसकी अपेक्षाकृत, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी सही नहीं है उसकी अपेक्षाकृत। बाकी अपने आप में अच्छी है, महंगी है, कॉस्टली है, अपने आप में बहुत बेटर है, तभी तो इसको अच्छी जगह पर यूज़ किया जा रहा है। लेकिन उससे कंपैरिजन करें तब की बात है। इतना हुआ, इसके दोष हो गए और इसके लाभ हो गए। इसका उपयोग तो मैं बता दिया कि यूज इसका वहाँ करते हैं, इसका यूज पनडुब्बियों में करते हैं, इसका यूज करते हैं पनडुब्बियों में, कहें तो सबमरीन में। सबमरीन, पनडुब्बी को क्या बोलेंगे, सबमरीन में करते हैं इसका यूज। ये हो गई हमारी निकिल आयरन सेल हो गई। अब जो हम सेल पढ़ने वाले हैं वो हमारी सेल होगी ड्राई सेल, शुष्क सेल। प्राइमरी सेल में आता है ड्राई सेल, इसको आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जैसा भी हो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्राई सेल, शुष्क सेल। शुष्क सेल की क्या खासियत है उसके बारे में क्रियाविधि हम पढ़ते हैं। शुष्क सेल अक्सर आपने अपने घरों में भी देखा होगा। एवरेडी पहले तो 5 रुपये के आते थे, फिर 7 रुपये के, अब 10 रुपये के छोटा सा एक सेल आने लगा एवरेडी। तो जो शुष्क सेल होता है हम घड़ियों में यूज करते हैं, प्राथमिक सेल होता है घड़ी में यूज करते हैं। निम्नमान की धारा को लंबे टाइम तक यूज करते हैं, वो प्राथमिक सेल होते हैं, जिसकी एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम फेंक देते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पास हम शुष्क सेल जो पढ़ने वाले हैं, ड्राई सेल, शुष्क सेल, ड्राई सेल। या फिर इसमें हम एक जो इलेक्ट्रोड होता है वो करते हैं आपका कार्बन, इलेक्ट्रोड जो होता है उसका हम, इलेक्ट्रोड जो होता है कार्बन का हम यूज करते हैं, किसका, कार्बन का। और इसका जो कार्बन होता है वो पॉजिटिव वाला सिरा होता है, नेगेटिव वाला सिरा जो होता है तो जिंक का यूज करते हैं, किसका करते हैं, जिंक का। तो इसको जिंक कार्बन सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जिंक कार्बन सेल भी बोलते हैं, इसको जिंक कार्बन सेल भी बोलते हैं। तो शुष्क सेल, ड्राई सेल या फिर जिंक कार्बन सेल इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक हम वही पात्र लेंगे और एक यहाँ पास क्या लेते हैं हम, पात्र में टेढ़ा बना दिया, नहीं सीधा बनाता हूँ, एक पात्र ले लिए और पात्र में एक हम क्या किए, यहाँ पीतल की टोपी लगा दिए। और ये जो पात्र के अंदर रखा है ये वाला इलेक्ट्रोड, ये है हमारा कार्बन या ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो आप समझते होंगे, जो पेंसिल में अक्सर टूट जाती है पेंसिल, वो ग्रेफाइट टूट जाती है, तो ग्रेफाइट हो गया या कार्बन। ये जो टोपी है वो होती है आपके पीतल की टोपी। अब इसमें हम 2 और खांचे बना लेते हैं जो अलग अलग हम मटेरियल रखेंगे। जो बाहरी वाला भाग है इसमें हम रखेंगे अमोनिया, NH4Cl+ अमोनिया, और एक हम रख देते हैं इसमें जिंक, जिंक का लुगदी कहें तो पेस्ट, टूथपेस्ट नहीं, लुगदी या पेस्ट रख देते हैं। और जो इसके अंदर वाला भाग होता है इसमें हम रखते हैं क्या, मुस्लिम,
थैली भी इसको बोलते हैं, MnO2 प्लस कार्बन रखते हैं, जो क्या करता है, विध्रुवक का कार्य करता है। इसको बताएंगे विध्रुवक को। इतना हुआ। अब इसमें इस वाले स्थान को, पूरे कोठे को क्या बोलते हैं, एक थैली बोलते हैं, जिसका नाम देते हैं मुस्लिम थैली। क्या देते हैं, मुस्लिम थैली, इसको बोलते हैं मुस्लिम थैली, जिसमें क्या भरा होता है, MnO2 भरा होता है। तो मुस्लिम थैली में क्या भरा होता है, MnO2 भरा होता है, जो विद्युत ध्रुवक के रूप में क्या कार्य करता है। और इसकी, ठीक है, इतना। तो जो शुष्क सेल होती है, इसकी जो बाहरी वाली भाग है ये होता है नेगेटिव, अपना नेगेटिव होता है, और ये वाला भाग होता है हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रोड जो लगाए हम ग्रेफाइट या कार्बन के लगा दिए हैं। इसके इलेक्ट्रोड के बाद हमने एक मुस्लिम थैली बनाया, और मुस्लिम थैली में क्या रख दिया हमने, मैग्नीज डाइऑक्साइड रख दिया, और कार्बन का चूर्ण रख दिया, या विध्रुवक के रूप में रख दिया। यहाँ पास से क्या है, जो मुस्लिम थैली में है वो, उसमें हम क्या रखते हैं, अपना वो रखते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट रख दिया मैंने, और यहाँ मुस्लिम थैली। इसके बाद क्या रख दिया मैंने, NH4 अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक का लुगदी पेस्ट रख दिया। अब लुगदी और पेस्ट रखने की क्या ज़रूरत थी हमारी, तो जो विद्युत अपघट्ट है ये जो गर्म होगा तो इससे क्या होगी, उत्सर्जित होगी। क्या, इससे थोड़ा बहुत गैस उत्सर्जित होगी। तो उस गैस को उत्सर्जित होगी तो क्या करेगा, पूरे सेल के बाहर हम फैला देंगे, नहीं, इसके अंदर कुछ हम ऐसा मटेरियल रख देते हैं, जैसे रुआ हो गया, दगला हो गया, तो ऐसे कुछ मटेरियल लुगदी टाइप का रख देते हैं, जो उस गैस को क्या करे, सोख ले, अब्जॉर्व कर ले। तो हम इसलिए क्या रख देते हैं, लुगदी या पेस्ट रख देते हैं। अब इसकी जो वोल्टेज होती है वो आपकी ज़्यादा वोल्टेज नहीं होती, फिर भी कह सकते हैं ज़्यादा ही होती है अपने आप में। तो 0.5 वोल्ट होती है। कितनी, शुष्क सेल की जो वोल्टेज होती है वो 0.5 वोल्ट होती है। अब यहाँ पास हमको समझने की चीज़ है कि विध्रुवक क्या होता है। विध्रुवक क्या होता है, तो हम विध्रुवक को समझने के लिए हम यहाँ पास एक ले लेते हैं वोल्टाइक सेल। क्या ले लेते हैं, वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल, जो वोल्टाइक सेल में हम क्या करते हैं, एक पात्र बनाया हमने, इलेक्ट्रोड बनाया, और इसमें जो हमने क्या किया, यूज किया विद्युत अपघट्ट का, वो यूज करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हमने यूज कर दिया। अब देखते हैं कि इस सेल में हम क्या करते हैं, कि इस सेल में, ये सेल हो गया मेरा, कैथोड हो गया, एनोड हो गया। अब हम विध्रुवक को समझते हैं। विध्रुवक को ही बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ध्रुवच्छादन बोलेंगे, या फिर इसी को बोलेंगे बाइपोलराइजेशन बाइपोलराइजेशन बोलेंगे, या ध्रुवच्छादन बोलेंगे, या विध्रुवक बोलेंगे उसको, जो हम यूज करने के लिए डालते हैं। और यहाँ पास ध्रुवच्छादन यदि वो हो जाता है, दोष हो जाता है, तो ध्रुवच्छादन दोष, ये जो वोल्टाइक सेल है इसमें एक ध्रुवच्छादन दोष हो जाता है, उस दोष को हम दूर करने के लिए यूज करते हैं किसका, विध्रुवक के रूप में हम करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो यहाँ पास जो हमारा वोल्टाइक सेल है, तो वोल्टाइक सेल में क्या हो गया, मान लीजिए विध्रुवच्छादन हो गया। तो इस विध्रुवच्छादन को, पोलराइजेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पास दूर करने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड का, मैग्नीज ऑक्साइड का क्या करते हैं हम, यहाँ पास हमने मैग्नीज ऑक्साइड का हमने उपयोग कर लिया। अब मैग्नीज ऑक्साइड का उपयोग करने से हमारा फ़ायदा क्या हुआ, पहले तो हमको समझना होगा कि ध्रुवच्छादन दोष क्या होता है। तो ध्रुवच्छादन दोष ये है कि जब हम बैटरी में क्या करते हैं, बैटरी को जब हम आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो इसमें जो H2 लगा है, क्या है, जल है,
जल नहीं, H2SO4 है, तो क्या करेगा, H2SO4 के बुलबुले यहाँ पास उत्पन्न होने लगेंगे। क्या यहाँ पास बुलबुले उत्पन्न होने लगेंगे, और जो बुलबुले होते हैं तो वो क्या करेगा, एक अचालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। यहाँ पास जो बुलबुले होंगे तो बहुत सारे बुलबुले फूल जाते हैं, और जब बुलबुले फूल जाएंगे तो एक अचालक की तरह यहाँ पास परत बना लेगा, और वो परत क्या करेगी, फिर अच्छे से प्लेट को कार्य करने के लिए क्या करेगी, बाधा उत्पन्न करेगी। तो इस हमको बुलबुले को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हम दिन भर फोड़ेंगे तो नहीं, उसको सेल में जा जाके फोड़ेंगे नहीं, तो इसमें कुछ हम ऐसे मटेरियल को डालते हैं जिससे वह बुलबुले स्वतः ही नष्ट हो जाएं। तो क्या करते हैं कि H2SO4 में जो हमारा H2 है, तो यहाँ पास क्या है, H2 है। अब इसको हम बुलबुले को फोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे मटेरियल की यूज करते हैं जहाँ हमारा O2 मिल जाए। तो H2 हमारे पास ऑलरेडी था और O2 हमने क्या किया, डाल दिया। O2 हमने डाल दिया तो यहाँ पास H2O बन गया। H2O मतलब जल बन गया। H2O मतलब जल बन गया। अब जब यहाँ पास बुलबुले उत्पन्न हो रहे थे तो हमने क्या किया, बुलबुले को हटाकर यहाँ पास जल भर दिया। अब जल भर दिया तो हमारे बुलबुले उत्पन्न नहीं होंगे। तो इस दोष को हमने क्या किया, दूर कर लिया। तो ये जो दोष हो रहे थे उसको क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, बाइपोलराइजेशन कहते हैं। इस दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, विध्रुवक का यूज करते हैं। विध्रुवक के रूप में किसका यूज करते हैं, हम मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि विध्रुवक का हम यूज किस लिए किए हैं। अब जो आगे है, तो एक होता है वोल्टाइक सेल में, एक वोल्टाइक सेल में एक और दोष होता है जिसको बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान एक दोष हो जाता है ध्रुवच्छादन। वोल्टाइक सेल में एक ध्रुवच्छादन हो जाता है, और जो दूसरा होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान को लोकल वैल्यू मान ही लिख देते हैं, यह दोष है तो दोष लिख देंगे, लोकल दोष। तो स्थानीय मान को समझते हैं। वोल्टाइक सेल में ये दोनों दोष होते हैं, ये दोनों दोष वोल्टाइक सेल में होता है, और एक आपका लेक्लांसी सेल में होता है। इन दोनों सेलों में ज़्यादा होते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि होता क्या है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान जब हम क्या करते हैं, जिंक की यहाँ पास हम जो बनाए होते हैं वोल्टाइक सेल में, जिंक की जो हम बनाए होते हैं क्या चीज़, यह कैथोड को, जिंक की कैथोड हमने बना लिया। अब जिंक की कैथोड जो होती है ना, तो जिंक की कैथोड से क्या होता है, छोटे छोटे यहाँ पास कण के रूप में, जो कार्बन के रूप में एक कण निकलने लगते हैं। कार्बन के रूप में जिंक की प्लेट से कण निकलने लगते हैं, किसके, कार्बन के रूप में। अब जब कार्बन के रूप में यहाँ पास कण निकलने लगेंगे तो क्या होगा, यहाँ पास कार्बन एकत्रित हो जाएगा, फिर कार्बन आसपास में आके चिपक जाएगा, तो वहाँ पास कार्बन चिपक जाएगा। तो कार्बन को जब चिपक जाता है तो उसको क्या करेगा, वो एक प्रकार का वो भी ऊर्जा का लाश करेगा। जो बाल्टी में उत्पन्न हो रही एमएफ उसका क्या करेगा, अपने आप में एक ऊर्जा का नष्ट करेगा। तो ऊर्जा का नष्ट करेगा तो हमारा आउटपुट में क्या होगा, वोल्टेज कम मिलेगी। तो उसको दूर करने के लिए, जो यहाँ पास कार्बन के कण है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पारे की परत चढ़ा देते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, स्थानीय मान दोष है जो तो दूर हो जाता है। तो किसका हम परत चढ़ा देते हैं, पारे का परत चढ़ा देते हैं, पारा का लेमिनेशन कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, स्थानीय मान दूर हो जाता है। ठीक है। तो हम शुष्क सेल पढ़ रहे थे और शुष्क सेल में एक शब्द आ गया, विध्रुवक आ गया। तो विध्रुवक में जो होता है तो उसको समझने के लिए मैंने वोल्टाइक सेल की थोड़ा क्रियाविधि समझाया और वोल्टाइक सेल में ही समझा दिया कि विध्रुवक क्या होता है। अब विध्रुवक एक ध्रुवच्छादन और एक क्या होता है आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान ये चीज़ें हमने बता दिया। ठीक है। अब आपको जो लगभग ये पूरा हो गया है। आपको जो हम थोड़ा सा बताने वाले हैं, कुछ सेल का वोल्टेज और उसमें उपयोग किए जाने वाला जो होता है विद्युत अपघट्ट, उसको आपको ध्यान देना है। ये चीज़ आपने स्क्रीनशॉट ले लिए रहे होंगे या तो फिर वीडियो स्किप करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं मिटा दिया हूँ। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर सुन रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे तो आपने नोट कर लिए होंगे। मैं लिखाता इसलिए नहीं कि लिखाएंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो ज़्यादा टाइम तक आप बैठ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। तो इसीलिए मैं
इरेज कर देता हूँ, आप इसमें सुनिए। और यदि आपको ज़रूरत है इसकी PDF की तो आप हमारे टेलीग्राम पर मेरा नाम सर्च करके वहाँ पास जुड़िए, वहाँ पास हम PDF उपलब्ध करा देंगे। यहाँ पास जो हम बताने वाले हैं, एक डेनियल जो सेल होता है, इसमें जो एनोड और कैथोड यूज करते हैं। पहले सेल का नाम ले लेते हैं, नाम एनोड, कैथोड और वोल्टेज, एनोड कैथोड, और क्या होता है विद्युत अपघट्ट, फिर EMF, विद्युत अपघट्ट, EMF, फिर रिमार्क, मतलब क्या हमारा आउटपुट में निकलता है। तो जो हम यहाँ पास बताने वाले हैं, कौन सा सेल लेते हैं, डेनियल सेल। डेनियल सेल में जो हम एनोड के रूप में यूज करेंगे, विद्युत अपघट्ट के रूप में यूज करने वाले हैं, और आपका EMF इसका कितना होता है। तो जो डेनियल सेल होता है, तो इसमें जो एनोड का यूज करते हैं, तो एनोड जो होता है तो हमारा होता है कॉपर का, किसका, तांबा का, कॉपर का। कैथोड जो होता है जस्ता होता है, जस्ता बोले तो ZN। विद्युत अपघट्ट में क्या लेते हैं, तनु H2SO4 लेते हैं। EMF कितनी है, तो ये होती है 1.08 वोल्ट। इसमें रिमार्क की बात करें तो वही दो दोष होते हैं जो आपको अभी बताया। एक होता है ध्रुवच्छादन, अभी बता दिया था ध्रुवच्छादन, और जो दूसरा दोष होता है स्थानीमान। ये जो दोष होते हैं। और आपका एक लेक्लांसी सेल की बात करें तो लेक्लांसी सेल में क्या किया था मैंने, जो आपका शुष्क सेल होता है, तो शुष्क सेल जैसे ही इसमें लेक्लांसी सेल में होता है। दूसरा हो गया लेक्लांची बोलते हैं या लेक्लांसी। तो लेक्लांसी सेल में जो हमने कार्बन की यूज किया था वो पॉजिटिव था, एनोड था वो था कार्बन, और एक जस्ते का यूज किया था, जिंक का यूज किया था, वो नेगेटिव था जिसका पात्र बना था। और इसमें जो हम यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं। और इसका जो EMF होता है, इसका EMF कितना होता है, तो इसका बहुत ही कम EMF होता है। डेनियल सेल है जो, अच्छा लेक्लांची, डेनियल सेल तो हो गया, लेक्लांची सेल को बता रहे थे, तो 1.46 वोल्ट होता है, 1.46 होता है। डेनियल तो मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ, शुष्क सेल तो ऑलरेडी बता दिया था। अब इसमें जो तीसरा सेल मैं बताने वाला हूँ, तो तीसरा सेल है आपका शुष्क सेल। अच्छा, शुष्क सेल में बता दिया हूँ, फिर भी शुष्क सेल फिर भी लिख देता हूँ। वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। और लेक्लांसी सेल में, शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड 4 रहेगा, CH4, मार्स गैस भी कहते हैं Cl। और इसमें जिंक में क्या रहता है, जिंक रहता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड जिंक, और इसमें रहेगा आपका जिंक ही रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, कार्बन ही रहेगा। ये कौन सा सेल, ड्राई सेल, शुष्क सेल। जो तीसरा सेल है आपका, तो तीसरा सेल आपका रहेगा क्षारीय सेल। क्षारीय सेल में हम क्या करते हैं, क्षारीय सेल को क्या बोलते हैं, एल्काइन सेल। क्षारीय सेल में हम क्या करेंगे, क्षारीय सेल में हम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, और हम जिंक कैथोड, और इसमें जो हम विद्युत अपघट्ट में यूज करेंगे क्षारीय, तो क्षार क्या होता है, KH4 पोटेशियम, ये क्षारीय सेल हो जाएगा। और इसमें जो आपका रह गया क्षारीय सेल में, तो इसका वोल्टेज जो होता है तो शुष्क सेल के क्या होता है, बराबर ही होता है, शुष्क सेल के बराबर होता है इसमें। हाँ, एक लेक्लांसी सेल का है, इसमें भी वही दोष होता है जो ऊपर दो दोष इन सेलों में देखा गया डेनियल में, तो यही दोनों दोष होते हैं। डेनियल एक छोटी सी गलती रह गई फिर से। जो डेनियल सेल होता है, इस सेल में कोई दोष नहीं होता।
ये जो दोष होता है तो वोल्टाइक सेल में मैं बताया था, वोल्टाइक का मैं तो नाम ही नहीं लिखा था। पहला नंबर होगा वोल्टाइक सेल, दूसरे नंबर में डेनियल, तीसरे लेक्लांसी, चौथे नंबर में शुष्क, पाँचवें नंबर कर लेते हैं क्षारीय। डेनियल सेल में वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल में जो एनोड और कैथोड के यूज कर रहे हैं तो वो तांबा और जिंक के यूज कर रहे हैं, तांबा और जिंक का। तो ये तांबा और जिंक का यूज कर रहे हैं, तांबा और जिंक का तनु H2SO4 का यूज करेंगे। और जो इसमें वोल्टेज जो होगा डेनियल सेल का वो होगा 1.8 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पास हमको नाम लिखना डेनियल था, वोल्टाइक था, मैं लिख डेनियल दिया हूँ, डेनियल लिख दिया हूँ। तो डेनियल को हमको यहाँ कट करना पड़ेगा। डेनियल में जो होता है तो वही चीज़ें रहेंगी पूरी चीज़ें, लेकिन इसकी वोल्टेज थोड़ा क्या होती है, कम हो जाती है। डेनियल को सबसे लास्ट में लिख देता हूँ, जो भी टॉपिक हो। डेनियल, डेनियल सेल में वही तांबा ही रहेगा, जिंक ही रहेगा, और इसमें जो रहता है साथ में H2SO4 तो रहेगा ही, साथ में क्या मिल जाता है आपका CuSO4, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फ्यूरिक मिल जाता है। और इसकी जो वोल्टेज रहती है 1.1 वोल्ट रहती है, रिमार्क में कुछ नहीं रहता। वोल्टाइक सेल में ये पाया जाता है और लेक्लांची सेल में पाया जाता है, इन दोनों में पाया जाता है। ये पूरा एक्यूरेट सही है। और जो इसमें डेनियल है तो इसमें कोई दोष नहीं पाया जाता, कोई दोष नहीं पाया जाता। ठीक है, इतना है। तो ये सारे सेल हो गए, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही, इस वीडियो में आज इतना ही। और जो है तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करने वाले हैं आपका, नेक्स्ट वीडियो में मैं एसी थ्योरी चालू करने वाला हूँ, क्या एसी फंडामेंटल चालू करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।